चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के साथ में कि कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, ढेर सारे काइंड ऑफ कंपनीज है जिनके बारे में एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तैयार है आप लोग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में सीख रहे हैं? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या है? जो बेसिकली कुछ 3 कंडीशंस को पूरा करता है। पहला क्या? वो रिस्ट्रिक्ट करता है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। अब प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी जो कि कुछ 3 कंडीशंस को पूरा करता है। रिस्ट्रिक्ट करता है, पहला क्या? राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। सुनना ध्यान से, कंपनी की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। सर अगर ये राइट टू ट्रांसफर ही रिस्ट्रिक्ट कर देगा तो कंपनी किस बात की रही? तो सबसे पहला है इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंप्लीट बैन लगा देगा। हम आपसे ये नहीं कह सकते कि आपने शेयर को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कि जब ट्रांसफर करना तो हमको इन्फॉर्म कर देना। ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर करने से पहले आपको बाकी लोगों की सहमति लेनी पड़ेगी। ये कह सकते हैं कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि किसी विरोधी को मत करना। हम ऐसे कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कंप्लीट बैन लगा सकते हैं क्या ट्रांसफरेबिलिटी पे? नहीं, ये नहीं कर सकते। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। दूसरा, ये नंबर ऑफ मेंबर्स को लिमिटेड रखेगा टू 200। लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन 1 पर्सन कंपनी। वाई? बिकॉज 1 पर्सन कंपनी में तो नंबर ऑफ मेंबर्स केवल 1 होंगे, लेकिन अदर देन ओपीसी अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी मैक्सिमम 200। क्या आपको ये नंबर ऑफ मेंबर्स की गिनती आती है? नंबर ऑफ मेंबर्स की गिनती में कहा जाता है कि अगर कोई जॉइंट शेयर होल्डर है, बोलो क्या? जॉइंट शेयर होल्डर है तो फिर 2 शेयर होल्डर्स विल बी काउंटेड एज 1। जैसे से फॉर एग्जांपल फास्ट नाम रिया एंड जानवी। रिया एंड जानवी ने मिलकर के एक शेयर खरीदा, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर के एक शेयर खरीदा तो 2 शेयर होल्डर गिने जाएंगे कि एक? ठीक है। ये 2 अलग अलग बॉडीज हैं लेकिन शेयर एक ही माना जाएगा, शेयर होल्डर एक ही माने जाएंगे। तो जॉइंट शेयर होल्डर्स विल बी काउंटेड एज 1। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स देते हैं। आप अगर मेरे एम्प्लॉय हो तो आपको शेयर मिलेगा। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय आपको शेयर मिलता है। यानी अगर आप एम्प्लॉय हो तो हम आपको 2%, 1%, 10 शेयर, 20 शेयर, 100 शेयर हम आपको कुछ शेयर्स देते हैं। तो अगर आपको बीइंग एन एम्प्लॉय अगर शेयर मिला तो भी, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयज को तो ढेर सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, हम उन सबको शेयर बांट सकते हैं। ऐसे अगर आप गिनने बैठेंगे तो 200 हो सकता है क्रॉस कर जाए। एक अच्छी कंपनी के लिए सोचो, बड़ी कंपनी के लिए तो हो सकता है उसका 200 क्रॉस कर जाए। मान लो तुमने हल्दीराम का नाम सुना होगा। हल्दीराम इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब मान लो अगर वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ कुछ शेयर दे ही रहा है तो हो सकता है वो क्रॉस कर जाए। तो अगर एम्प्लॉयमेंट के वर्च्यू पे, एम्प्लॉयमेंट के कारण अगर आपको शेयर्स मिल रहे हैं तो भी उसको नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहला नियम बताओ, जॉइंट शेयर होल्डर विल बी counted as 1 and employees will not be included. Employees who have become shareholder will not be included. अच्छा, say for example ये एम्प्लॉय थे, तब इनको शेयर मिला, अब इन्होंने नौकरी छोड़ दी, तब भी इनके पास शेयर है, ये शेयर होल्डर है। अब ये काउंट होंगे कि नहीं होंगे? अब भी नहीं होंगे, अब भी नहीं होंगे। अगर ये तब शेयर होल्डर बने थे जब ये एम्प्लॉय थे, या शेयर एम्प्लॉय के तौर पे शेयर होल्डर बने थे, तो इवन दो नाउ ही इज नॉट एन एम्प्लॉय तब भी इनको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे तो सब लोग कभी ना कभी नौकरी छोड़ेंगे, तब वो लिमिट क्रॉस हो ही जाएगी, तब काउंट होगा। आप शेयर होल्डर किस जरिए बने, किस हक से आप शेयर होल्डर बने? एम्प्लॉय के होने के कारण बने, तो फिर आपको काउंट नहीं किया जाएगा। आप पहले शेयर होल्डर बन जाओ बाद में एम्प्लॉय तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शेयर होल्डर ढंग से बने, यानी ढंग से इन द सेंस एम्प्लॉय होने के कारण नहीं बने। तो देखो, पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बोलिए सवाल क्या है? दूसरे कंपनी में काम कर लिया तो क्या? इनका शेयर होल्डर पिछली कंपनी में होना किस कारण था? एम्प्लॉय होने के नजरिए से, तो इनको काउंट नहीं किया जाएगा। पर्सन हु हैविंग बीन इन द देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर मेंबर्स while in that employment and have continued to be members after the employment ceased। ठीक है। इसके बाद
प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तीन कंडीशन होती है प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए। यह डेफिनेशन आपको कंपनीज एक्ट के अंदर में दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तीन कंडीशन होती है प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए। पहला, वो अपने शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, करेगा। मेंबर्स में, हाँ, अगेन कोई भी चीज ट्रांसफरेबिलिटी हो सकती है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ट्रांसफर किया जा सकता है। मेंबर्स में कर सकते हैं, पब्लिक में भी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को कर सकते हैं। मान लो तुम्हारे दोस्त हम लोग को कर सकते हैं, नहीं भी हो तो भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी में लगाया जाए, वो क्या है कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे या लगाए जा सकते हैं, और उसी को कहते हैं रिस्ट्रिक्ट करना, बाधा लगाना, रोक नहीं देना। रोका नहीं जा सकता, नहीं तो फिर कंपनी काहे की, है ना। शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी होती है, बस उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स except in case of OPC the number of members will be limited to 200 and तीसरा इनका कंडीशन था prohibits any invitation to the public to subscribe the securities of the company। आपको पूरी डेफिनेशन एक एक चीज की आज याद करवा के भेजेंगे पक्का, बस आप लोग साथ में सपोर्ट करना। क्या तीन कंडीशन है? पहला, restricts the right to transfer its shares except in case of OPC, limits the number of member to 200, और तीसरा prohibits the public to subscribe, यानी prohibits any invitation to public to subscribe the shares of the company, यानी पब्लिक को कभी भी इनवाइट नहीं करेगा कि आप हमारे शेयर्स आकर के खरीदो। अच्छा, हम आपको आकर के ऐसे चुपके से कह सकते हैं मेरे कंपनी के शेयर खरीद लो, आपने जान पहचान के नहीं हो। मान लो आप मेरे जान पहचान के नहीं हो, हम आपके पास आ सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो। हाँ, पब्लिकली नहीं कह रहे हैं ना। इश्तिहार छाप सकते हैं? नहीं। टीवी पर एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं? नहीं। लेकिन आपको आकर के प्राइवेटली कह सकते हैं मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो। हाँ, पब्लिक इनविटेशन नहीं देंगे, लेकिन क्या, जैसे मान लो आप 10 लोगों को, 20 लोगों को जो कि हमसे एकदम अनजान है, आपसे कह सकते हैं, एक पार्टी पे आप लोग को बुलाओ और आप लोग को कह सकते हैं कि मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो। हाँ, कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को न्योता नहीं देगी, लेकिन प्राइवेटली किसी को बुला सकती है। अच्छा, नंबर ऑफ मेंबर कैसे गिनेंगे? जॉइंट शेयर होल्डर्स विल बी काउंटेड एज 1, पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी काउंटेड, पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट, बोलो, हैविंग बीन फॉर्मरली माने पहले इन एम्प्लॉयमेंट, नाउ सीज टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। सीज टू बी मतलब अब वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, दे विल ऑल्सो नॉट बी काउंटेड इन नंबर ऑफ मेंबर्स। यानी जो एम्प्लॉई है या जो एम्प्लॉई थे वो नंबर ऑफ मेंबर में काउंट नहीं होंगे। जॉइंट शेयर होल्डर विल बी काउंटेड एज 1, दे आर कॉल्ड एज क्या? प्राइवेट कंपनी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कैपिटल कितना है? ये कहा गया कि प्रिस्क्राइब करेंगे, इट विल बी प्रिस्क्राइब्ड, और इस समय मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब कितना? इट इज निल। कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल होना जरूरी नहीं है। देयर इज नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। समझ गए? 1 रुपए से बिजनेस शुरू किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। अच्छा, आगे सुनो, सबसे अच्छी डेफिनेशन जिंदगी की यही, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या? जो प्राइवेट कंपनी नहीं। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक। हम तो कहते हैं प्राइवेट की भी डेफिनेशन ऐसी बनानी चाहिए थी, जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट, और जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक। हाँ, अब प्राइवेट कैसे चुनना है, पब्लिक कैसे चुनना है, वो तुम लोग देख लो। पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज एंड हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर, पब्लिक कंपनी का तो मिनिमम 5 लाख होता है ना? नहीं, पब्लिक कंपनी का भी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है? निल। व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर पब्लिक कंपनी? निल। अच्छा, ये जो हमने ऊपर आपको सिखाया कि रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शंस। ये कहां लिखे जाते हैं? आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स माने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के रूल्स रेगुलेशन लिखे जाते हैं आर्टिकल्स में, वहीं पे लिखा जाएगा कि प्राइवेट कंपनी के अंदर में ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, और पब्लिक कंपनी में ये सब कुछ लिखा जाएगा क्या? नहीं। यानी उनके शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है? नहीं होती है। अच्छा, आगे पढ़ना। कहा गया कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी
पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी पब्लिक कंपनी होगी। ओ अच्छा, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी पब्लिक कंपनी होगी। जैसे हम मान लो एक पब्लिक कंपनी है, ठीक, हम एक पब्लिक कंपनी, अच्छा पब्लिक कंपनी माने जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो? नहीं, पब्लिक सेक्टर होता है। तुम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते थे ना, पब्लिक कंपनी वाले सरकारी कंपनी समझते थे ना, पब्लिक सेक्टर होता है, समझे? पब्लिक कंपनी माने यहां पे जनता शेयर खरीद सकती है, जनता शेयर खरीद सकती है। और जो बड़ी पब्लिक कंपनियां होती हैं वो क्या बन जाती हैं आगे जाकर के? लिस्टेड, यानी उनके शेयरों को शेयर बाजार में स्टॉक मार्केट पे जाके खरीदा जा सकता है। समझ गए बात? चलो खैर, ये एक दिक्कत रही तुम लोग। पब्लिक कंपनी, अब पब्लिक कंपनी के अंदर समझना कि पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडरी है वो भी पब्लिक कंपनी। मान लो तुम तीनों की एक प्राइवेट कंपनी थी और मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होते हैं, कितने? और एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2। तो मेरी एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और तुम लोग की एक प्राइवेट कंपनी है। अगर मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी को खरीद ले, उसकी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी हम खरीद लें, तो फिर मेरी कंपनी तो पब्लिक है ही, तुम्हारी कंपनी भी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। सर लेकिन हम लोग तो प्राइवेट कंपनी है, अगर आप खरीद लेंगे तो पब्लिक कंपनी बन जाएगा। हाँ, अगर हम खरीद लेंगे तो पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी को भी क्या माना जाएगा? पब्लिक कंपनी। तो कम ऑन एवरीवन, पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज, once again, public company is a company which is not a private company. It has minimum capital as may be prescribed, as may be prescribed. Public company की सब्सिडरी भी पब्लिक कंपनी। ठीक, बस यही 3 बातें। 1 पर्सन कंपनी, अच्छा 1 पर्सन कंपनी क्या? जिसमें मिनिमम 1 पर्सन हो और मैक्सिमम भी 1 पर्सन हो, यानी 1 पर्सन ओनली या मिनिमम 1 पर्सन होना चाहिए? 1 पर्सन ओनली, ये नहीं कि कम से कम एक हो, 1 पर्सन ओनली। तो 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी इन विच ओनली 1 पर्सन इज अ मेंबर। और कहा गया कि 1 पर्सन कंपनी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी जैसे प्राइवेट कंपनी होती है वैसे ही क्या होती है? 1 पर्सन। तो मेनली 2 ही क्लासिफिकेशन है हमारे कंपनीज एक्ट में, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। 1 पर्सन कंपनी इज अ काइंड ऑफ, 1 पर्सन कंपनी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट है आपका कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को हम लोग सेक्शन 8 कंपनी भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? ऐसी कंपनियां जो कि किसी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से बनाई गई हैं उनको सेक्शन 8 कंपनी या कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनको कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंडर में लाइसेंस मिलता है और इनका मेन पर्पस क्या होगा? इट हैज इन इट्स ऑब्जेक्ट, एवरीबडी प्लीज रीड इट अलोंग विथ मी, इट हैज इन इट्स ऑब्जेक्ट promotion of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment or any other subject. आपने जितने सब्जेक्ट्स याद है सब कह दो। तीन फेजेस, 3 आपके स्ट्रीम होते थे, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, वो कह दो। एक स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, वो कह दो। एजुकेशन रिसर्च हम लोग किए नहीं, वो कह दो। ठीक है, तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और एनी अदर ऑब्जेक्ट, हाँ, रिलीजन, चैरिटी, जितना इतना याद रहे बेसिक। फिर इसके बाद देखो 3 कंडीशन होते हैं चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कहलाने के। 3 कंडीशन होते हैं सेक्शन 8 कंपनी के। 3 कंडीशन। पहला बताओ, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या हो? प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलीजन, चैरिटी, रिसर्च, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ठीक है, और एनी अदर सच ऑब्जेक्ट। इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इनकम फॉर प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, यानी जो भी उसकी कमाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट में लगाएगा। जैसे मान लो तुम लोगों ने एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई, अब तुम लोग उसको उसी प्रकार से प्रमोट भी करोगे ना कि हमारा काम तो प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा काम तो चैरिटी करना है। लेकिन तुम लोग बिजनेस करोगे, बीइंग ह्यूमन बिजनेस करेंगे, ठीक है,
लेकिन उसको चैरिटी मान लो हम डोनेट कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से मान लो अब आप बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन उसको कहां पे किस काम में लगाओगे? हो सकता है किसी चैरिटी में लगा दो, ठीक है। रिलायंस फाउंडेशन कैसे बहुत सारे हैं, तो चैरिटी में लगा दो, लेकिन बिजनेस है ये, ठीक। अब समझो क्या है, आप अपना पूरा का पूरा जो भी प्रॉफिट है उसको डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते। क्या नहीं कर सकते? डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते, यानी वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपके ऑब्जेक्ट में लगना चाहिए। वो पूरा का पूरा प्रॉफिट ऑब्जेक्ट में लगना चाहिए, उससे चैरिटी ही होनी चाहिए, या आपका ऑब्जेक्ट ही पूरा होना चाहिए, लेकिन उससे डिविडेंड घर लेकर के एक भी रुपया नहीं जा सकते, ठीक। तो इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इफ एनी और अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, और वो कोई भी डिविडेंड नहीं देगा। प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। नेक्स्ट, अगला डेफिनेशन किस चीज का है बताओ? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या जॉइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। सुनो मेरी बात, सुनो, घबराने की जरूरत नहीं। मिनिमम कितना? मिनिमम या मैक्सिमम? 50 से ज्यादा नहीं है। क्या क्या क्राइटेरिया है गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए? 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, या कम से कम 51? 50 से ज्यादा कह देंगे तो गलत हो जाएगा। 50 से ज्यादा 51, मिनिमम 51। तो मोर देन 50 में दिक्कत है क्या? हाँ, क्योंकि 50 के बाद 50.1, 50.2, 50.33 भी आता है। ओ 51 बोलो। मिनिमम 51% होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास 51% होना चाहिए। अच्छा, 51% का मतलब, 51% का मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि 51% गवर्नमेंट के पास है? इसका मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या तो दोनों मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आसान भाषा। या तो मोदी जी के पास हो, या तो योगी जी के पास हो, या तो मोदी जी एंड योगी जी साथ में मिलकर के लेंगे तो भी चल जाएगा। अच्छा, 30% मोदी जी, 30% योगी जी, चलेगा क्या? चलेगा। पूरा 60% मोदी जी ले ले, पूरा 60% योगी जी ले ले तो भी चलेगा। अच्छा, ये बताओ 30% योगी जी, यूपी के चीफ मिनिस्टर जिनका, 30% ममता दीदी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, अगर ये दोनों मिलकर के अगर 30% ले ले सर, चलेगा क्या? ये गठबंधन चलेगा क्या? अरे पॉलिटिकली नहीं बताओ, कंपनी लॉ के हिसाब से बताओ। चलेगा। तो आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट, और बाय सेंट्रल एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले, या स्टेट गवर्नमेंट ले ले, या सेंटर और स्टेट, या स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके ले ले तो भी इसे हम कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। बट मिनिमम हाउ मच? मिनिमम 51, मोर देन 50 मिनिमम फॉरेन कंपनी। अच्छा, इसमें भी वही लिखा है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। गवर्नमेंट कंपनी की, यानी अगर मेरी गवर्नमेंट कंपनी है, वो तुम्हारी कंपनी खरीद ले तो वो भी क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। फॉरेन कंपनी म्हणजे क्या? फॉरेन कंपनी माने जो इंडियन कंपनी ना हो। इंडियन कंपनी यानी डोमेस्टिक कंपनी माने क्या? जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई वो इंडियन कंपनी, जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, जिसकी मीटिंग बाहर होती है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस बाहर हो, जिसका कंट्रोल बाहर हो। प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है लेकिन इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है, तो बताओ फॉरेन कंपनी। कंट्रोल इंडिया में है लेकिन इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है, तो बताओ फॉरेन कंपनी।
कुछ नहीं, वो कंट्रोल तो सिर्फ एक जगह पे देखते थे। जब हमको क्या बताना होता था उसका नेचर, कैरेक्टर, तभी हम लोग क्या लगाते थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अदरवाइज सब जगह पे क्या लगता, सब जगह पे क्या लगता है, इनकॉर्पोरेशन टेस्ट। जहां इनकॉर्पोरेट हुई वहां की कंपनी। सर हांगकांग में बना देंगे और यहां पे धंधा करेंगे अगर, तो क्या यहां की कंपनी कहलाएगी कि हांगकांग की? हांगकांग की। बहुत से ऐसे देश होते हैं जो कि टैक्स हेवन होते हैं। टैक्स हेवन समझते हो, जहां पे जीरो टैक्स लगता है। तो बहुत सी कंपनियां कैसे धंधा करती हैं, यहां पे नहीं बनाएंगी कंपनी, कंपनी बनाएंगी हांगकांग में और वहां से बिजनेस यहां पे करेंगे। तो उससे क्या है, उनके देश में तो टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि इंडिया में फिर भी थोड़े बहुत टैक्सेस लगते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। तो ऐसा भी एक चैनल होता है, खैर उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। लेकिन फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बोलो, कह नहीं रहे हो? साथ साथ में, कम ऑन सब लोग साथ साथ में कहो। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। भैया अगर बाहर ही धंधा कर रहा है तो हमें उससे मतलब ही क्या? आप उसके क्यों नामकरण करने पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि वो इंडिया में आकर के धंधा कर रहा है तो हम उसके ऊपर कुछ तो नियम कायदा लगाएंगे ना। तो फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट हैज अ, फिर से बोलो, इट इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड बट इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में बिजनेस कर रहा है। अच्छा, इंडिया में बिजनेस तो देखो करने के आज के समय बहुत से तरीके हैं। या तो डायरेक्ट यहां पे आकर के अपने ऑफिस वगैरह खोले, या वहीं से बैठे बैठे इंस्टाग्राम पे बेचते जाए, सर्विस भी प्रोवाइड करा सकते। सो इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट। बोलो, या तो खुद या तो एक एजेंट के थ्रू। जैसे कई बार क्या होता है, कंपनीज की यहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, किसी कोई बाहर की कंपनी, एप्पल की यहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी बन जाएगी कि नहीं? तो वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट। खैर एप्पल की तो बहुत कुछ है यहां पे। तो बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, आइदर फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली। क्या? फिजिकली या यानी इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर इंडिया के अंदर धंधा करता है तो भी वो फॉरेन कंपनी में माना जाएगा। तो फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट हैज अ place of business in India whether by itself or through an agent either physically or electronic। समझे क्या? और पढ़ते हैं। It means any company which is incorporated outside India but it has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronically, या किसी भी और मैनर में कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करे। यानी फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, किसी भी तरीके से, किसी मार्केटिंग एजेंट के थ्रू, एक्स वाई जेड कैसे भी करके इंडिया में बिजनेस कर रहा है लेकिन इनकॉर्पोरेट बाहर हुआ है, तो वो कैसी कंपनी? फॉरेन कंपनी। अगली डेफिनेशन पे आओ, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी। बोलो क्या? एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी। पहले हम आपको होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन सिखाते हैं। पहले सब्सिडरी की डेफिनेशन सिखाते हैं। सब्सिडरी कंपनी कौन? सब्सिडरी कंपनी मींस ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी ने, एक होता है होल्डिंग, एक होता है सब्सिडरी। खरीदने वाला होल्डिंग, जिसकी कंपनी खरीदी गई है वो सब्सिडरी। तो सब्सिडरी कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी ने 50% से ज्यादा वोटिंग पावर खरीद रखी हो। 50% या 51%? 50%, मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर किसके पास हो? होल्डिंग के पास। अगर हमारे पास 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, यानी होल्डिंग कंपनी के पास अगर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, तो वो कंपनी सब्सिडरी मानी जाएगी उस होल्डिंग की। सर बड़ा घुमा फिरा करके कह रहे हैं, सिंपल सी बात, अगर एक्स ने वाई के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर को एक्वायर कर लिया, तो भैया जब भी डिसीजन लिया जाएगा जैसा एक्स कहेगा होगा वैसा ही, है कि नहीं? तो अगर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर एक्वायर कर लिया तो इस कंपनी को होल्डिंग और इस कंपनी को सब्सिडरी कहा जाएगा। या दूसरी कंडीशन,
वो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल करता हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मान लो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वाई ने कुछ पैसा ऐसा लोन पे लिया था, ढेर सारा अमाउंट लोन पे लिया था, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक्स के पास अब पावर है कि वाई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुने। बड़ा एक्सेप्शनल सा केस, लेकिन जनरली तो तभी होता है जब इनके पास वोटिंग पावर हो। तो इस केस पे ज्यादा भी ध्यान न देते हुए बस इतना सा पॉइंट समझें कि अगर एक्स वाई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल करता है, यानी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन चुनता है? एक्स। या फिर इनके पास में मोर देन 1/2 ऑफ दी वोटिंग पावर हो, या तो खुद या एक से ज्यादा सब्सिडरीज के साथ मिलके, ये भी हम आपको समझाएंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे सब्सिडरी। फिर से, सब्सिडरी मीन्स अ कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी मीन्स ये किसी और कंपनी के सब्सिडरी होगा ना। अगर हम कहें कि वो बेटा है तो वो बेटा किसी का है ना, तो बेटा मीन्स वो जिसके बाप का वो बच्चा, जो भी। तो बेसिकली यहां पे सब्सिडरी मीन्स वो जिसकी होल्डिंग के पास या एक कंपनी के पास उसका 50% से ज्यादा क्या हो, मोर देन 1/2 क्या हो, वोटिंग पावर, और वो क्या करता हो, कंट्रोल करता हो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, एक बार साथ में पढ़ना, सब्सिडरी या सब्सिडरी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। पढ़ो यहां से क्या लिखा हुआ है, मीन्स द कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, पढ़ो, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर exercises या controls more than 1/2 of the total voting power either on its own or together with one or more of its subsidiary company। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि देखो कई बार क्या होता है पता है, हम तुम लोगों को ट्रास की बात बताते, ये क्या है, होल्डिंग, इसमें तुमको लगाना है अपना ढेर सारा काला पैसा। ठीक है, अब तुमने क्या किया, मान लो पैसा इसके अंदर में लगाया, ठीक, तुम्हारा पैसा कहां लगा है, कंपनी। ये पैसा इसकी सब्सिडरी में लगा, ये पैसा इसने दूसरी कंपनी को दिया, ये इसकी सब्सिडरी में लगा, फिर ये यहां से यहां गया, और यहां से ये पैसा इनके पास चला। अब मान लो इनके पास में पैसा था कोई एक्स पर्सन के पास, ठीक, एक्स पर्सन का पैसा अल्टीमेटली किसके पास पहुंच गया, वाई के पास। कहने को तो है कि ये पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, बट ये इस पूरे के पूरे रूट के थ्रू वाई के पास जा रहा है, और हो सकता है कि ये वाई पैसा जो है इनको निकाल करके कैश में दे दे, ये भी हो सकता है। एक तरीके से इनके पास में व्हाइट मनी है, और ये जो पैसा था इनके पास में वापस रिटर्न आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, यस और नो। इनके पास में भी सोर्सेज दिखाई देंगे। अब वाई के पास में क्या दिखाई देगा कि वाई के पास में जो पैसा है वो किस तरीके से आया, मतलब आप समझो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास अगर हमको पैसा घुमाना है, अगर एक्स के पास से, अगर इनके पास से पैसा डायरेक्टली इनके पास चला जाता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता तुम्हारे पास कहां से पैसा आया, लेकिन अब इनके पास में पैसा यहां पे लगा हुआ है, इनका पैसा इधर से घुमा, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, फिर ये इधर चला गया वापस। तो उससे क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी यहां से पहचान ही नहीं पाएगा, अच्छा ये पैसा यहां से था, ये पैसा यहां से था, ये पैसा यहां पे आया, फिर ये यहां पे आया, अच्छा ये तुम्हारा पैसा था। इतना पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं। तो इसी को कहते हैं पैसा घुमाया जा सकता है, लेकिन इसीलिए कहा गया कि तुम कुछ सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए, कुछ सर्टेन ऑफ क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए उतने से ज्यादा लेयर नहीं होंगे जितना प्रिस्क्राइब किया है। यानी हर एक कंपनी के लिए ऐसा नहीं कहा गया, कुछ कंपनीज के लिए कहा गया कि बहुत ज्यादा लेयर ऑफ सब्सिडरीज, बहुत ज्यादा लेयर ऑफ सब्सिडरीज तुम लोग नहीं बना सकते, ताकि इस तरीके से इनको डब्बा कंपनी कहा जाता है, डब्बा कंपनी तुम लोग न बना पाओ। ठीक है,
हमने एक छोटे रूप में समझा है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए। आगे अगले वर्ड पर आते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी और होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। एसोसिएट कंपनी नहीं सीखा। सर एसोसिएट कंपनी मींस क्या? एसोसिएट कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर में, सिंपल भाषा में समझो, आपका 20% से ज्यादा वोटिंग पावर हो। बोलो क्या? अब भैया अगर 20% से ज्यादा है तो एसोसिएट। मान लो मेरी कंपनी के पास में तुम्हारी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा है, 20% या उससे ज्यादा है, चलो 20% है तो तुम्हारी कंपनी मेरी क्या कहलाएगी? एसोसिएट। 25% है तो एसोसिएट, 30% है तो, 35 है तो, 45, 45 है तो, 50 है तो, 60 है तो सब्सिडरी। 20 से लेकर के 50 तक एसोसिएट, और 50 से जैसे ही ऊपर गए तो सब्सिडरी क्या होता है? जब एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर हो, लेकिन अगर 20% से ज्यादा है तो एसोसिएट। बट वो क्या नहीं होनी चाहिए? सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। बोलो क्या नहीं होना चाहिए? सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। तो एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बोलिए क्या? अच्छा, शब्द इन्होंने 20% नहीं कहा, इन्होंने कहा क्या होगा? सिग्निफिकेंट। बोल नहीं रहे हो, क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? एक ऐसी कंपनी, यानी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब जब आपके पास में कम से कम 20% का वोटिंग पावर हो, या आप पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस, यानी बिजनेस डिसीजंस को अगर आप कंट्रोल करते हैं, यानी अगर तुम्हारे बिजनेस डिसीजंस के अंदर में मेरी भी कंट्रोलिंग पावर है तो हम एसोसिएट कहलाएंगे। ठीक, जैसा कभी कभी क्या होता है जॉइंट वेंचर में, मान लो मेरी और तुम्हारी कंपनी का जॉइंट वेंचर है, तो उस केस में हम दोनों ही मिलकर के डिसीजन लेंगे ना। तो अगर जॉइंट वेंचर के केस में हो सकता है आपके पास 25% हिस्सेदारी है, मेरे पास में 75% हिस्सेदारी है, लेकिन फिर भी तुम एसोसिएट कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? हो सकता है 15% और 85% हो, लेकिन अगर जॉइंट वेंचर है तो जॉइंट वेंचर को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? एसोसिएट्स। तो एसोसिएट माने क्या? जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी में क्या हो? क्या हो? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर आपकी कंपनी का मेरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो आप मेरी कंपनी के एसोसिएट कहलाएंगे। ठीक है। Means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary of the company having such significant influence and it includes a joint venture। तो क्या होना चाहिए? significant influence। क्या नहीं होना चाहिए? subsidiary। क्या हो सकता है? joint venture। ये 3 तरीके से कहोगे एकदम याद रहेगा। क्या होना चाहिए? significant influence। क्या नहीं होना चाहिए? क्या हो सकता है? joint venture हो सकता है। जॉइंट वेंचर होगा तो हमेशा किस में आएगा? एसोसिएट। ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बोलो? 20%, एटलीस्ट 20%, मोर देन 20% नहीं है, एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर। समझ गए इस बात को? अगला डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी का। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी जैसे 1% कंपनी होता क्या थी? एक सिंगल पर्सन एज अ मेंबर होता। स्मॉल कंपनी क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी ना हो। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। स्मॉल कंपनी भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी होता है। अच्छा पहले ही बताओ, हम तुमको छोटी कंपनी का दर्जा क्यों देंगे? बेइज्जत करने के लिए। छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी कह करके हम क्या करना चाहते हैं? हम आपको कुछ प्रिविलेजेस देंगे, कुछ रिलैक्सेशन देंगे, हाँ कुछ कंप्लायंसेस कम कर देंगे। अच्छा 4 मीटिंग नहीं कर पा रहे हो, 2 मीटिंग कर। अच्छा कैश फ्लो नहीं बना पा रहे हो, ठीक है छोड़ो कोई बात, क्या ही कैश फ्लो बनाओगे, छोटी सी कंपनी है तुम्हारी। तो स्मॉल कंपनी हमको डिफाइन करना पड़ेगा ना,
पता चला ये मैडम 100 करोड़ का धंधा करती है, कहते हैं हमारी तो छोटी कंपनी है साहब, कहां दिन का बस दाल रोटी हो जाता है और कभी कभी मिल्क शेक कोल्ड कॉफी। तो सुनिए ध्यान से, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अदर देन अ पब्लिक कंपनी, नॉट अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। पब्लिक कंपनी खोले हो तो फिर बड़ा सोच के खोले होगे ना। पेड अप शेयर कैपिटल इनका कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब बट विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। अब ये जो 50 लाख की लिमिट्स थी पहले की, ठीक है, इट हैज बीन अमेंडेड, इट हैज बीन नाउ अमेंडेड। तो यहां पे जहां 50 लाख लिखा हुआ है, मेक इट मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच विल नॉट बी मोर देन ₹10 करोड़। और जिसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, अब ये भी 2 करोड़ की जगह पर 20 करोड़ हो गया है। यानी सुनो मेरी बात, दो तरीके से लिमिट बताई गई। आपकी कंपनी को छुट्टी कंपनी कब कहेंगे? जब उसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा ना हो और उसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा ना हो। बोलो। छोटी कंपनी माने ऐसी कंपनी जिसका पेड अप 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आज 2 करोड़ है, आगे जाके हमको मन कर सकता है कि इस लिमिट को बढ़ा दें। कुछ मत देखिए अभी किताब में, बस सुनिए। अगर आप सच में कुछ समझना चाहते हैं एकदम बढ़िया तरीके से और उसको याद रखना चाहते हैं, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज वेरी सिंपल। आपको बस सुनना होता है आराम से, मस्ती से, बिना कुछ ज्यादा सोचे हुए। कभी ट्राई किया तुम लोग? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करके सुनते हैं। अच्छा ऐसे ऐसे करके ये होता है, क्या 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 होगा, इतना सोचना ही नहीं है। आप एकदम ऐसे करके, अच्छा। और जब आप एकदम खुले दिमाग से आराम से बस सुनेंगे, ज्यादा उसको बिना इवेल्युएट किए, ठीक है। हमको वो स्टूडेंट्स नहीं अच्छे लगते जो बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। जैसे हम लोग को बचपन मोटिवेट किया, सवाल पूछो, सवाल नहीं पूछता है, देखिए ना इसको सवाल वाल कुछ पूछा नहीं जाता है, इससे कुछ पता नहीं पढ़ता लिखता है कि नहीं पढ़ता लिखता है। वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हर समय आप सवाल पूछें ऐसा भी जरूरी नहीं है, कभी कभी बस सुन के भी काम चल जाता है। तो बस सुनिए, आप आराम से उसको इवैल्यूएट कर लेंगे, वैसे जैसे हम लोग आम बातचीत कर रहे हैं, तो आपको अपने आप ज्यादा याद रहेगा। तो बस सुनते हैं इसको, देखते हैं स्मॉल कंपनी मीन्स क्या। स्मॉल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमको आगे जाकर के इस लिमिट को बढ़ाने की जरूरत लगे। तो जब सरकार नियम बना रही थी, उन्होंने कहा कि देखो आगे जाकर के इस 2 करोड़ की लिमिट को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ा करके भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं करेंगे। तो कहा इन्होंने कि और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब बट नॉट मोर देन 10 करोड़। करेंटली लिमिट 2 करोड़ की है, बट इन्होंने कहा आगे जाकर के हो सकता है हम लिमिट को बढ़ा के कितना कर दें, 10 करोड़। तो इन्होंने कहा और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब बट नॉट हायर देन 10 करोड़। हम हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बट 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं करेंगे। और पेडअप का टर्नओवर का मैक्सिमम कितना था, 20। इन्होंने कहा इसको भी बढ़ा के हम 5 गुना यानी 100 करोड़ तक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन अभी लिमिट क्या है, 2 करोड़ और 20 करोड़। अभी वाला ही देखेंगे, 2 करोड़ और 20 करोड़, या तो हो सकता है पूरा पूरा आ जाए। ठीक, ये जो 50 और ये 2 लिखा हुआ था ये तो अमेंड हो गया है, तो इससे तो मतलब ही नहीं है। तो 2 और 20 और 2 और 20 का 5-5 गुना, 10 और 100 आपको याद रखना है। अच्छा, लेकिन स्मॉल कंपनी मीन्स एक ऐसी कंपनी जो क्या ना हो, यानी सिंपल सी बात प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो कि पब्लिक ना हो, क्योंकि 1% कंपनी भी तो हो सकती है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शेल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी, स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। अगर तुम होल्डिंग कंपनी हो तो तुम्हारे नीचे एक कंपनी है,
तो तुम स्मॉल कंपनी कैसी? अगर तुम किसी बड़ी कंपनी की छोटी यूनिट हो तो भी तुम स्मॉल कंपनी कैसी? तो होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी को ऑलरेडी बहुत रियायत दिया गया। एंड अगर आप किसी स्पेशल एक्ट में बने, स्पेशल एक्ट बताओ कौन कौन से? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, IRDA एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, याद आ रहा है? इन सब में बने हैं तो भी आप स्मॉल कंपनी नहीं है। आगे बताओ सर, आगे बताओ, बढ़िया समझा। डॉर्मेंट कंपनी, अगली कंपनी कौन सी है? देखो कभी कभी क्या होता है, कंपनी बना दिए हैं, रिसर्च वर्क चालू है, अभी स्टार्टअप स्टेज में। स्टार्टअप का भी मतलब वही होता है, चलो चल निकली है, अभी वो एकदम रिसर्च फेज में। हम लोग शार्क टैंक देखते होंगे, कभी कभी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, अभी वो रिसर्च फेज में, अभी वो पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन कंपनी का नाम वाम तो बन गया है, नाम बन गया है तो कंपनी अपने असेट्स एक्वायर कर रही है, वो अपना IPR वगैरह लेगा। IPR का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट लेगा, ट्रेडमार्क लेगा, पेटेंट कराएगा, सब कंपनी के नाम पे कराएगा ना। तो वो सब तब कराएगा जब कंपनी जिंदा हो। तो कंपनी कई बार क्या होती है, जिंदा होती है लेकिन धंधा नहीं कर रही होती। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनकॉर्पोरेट हो गई बट इट इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस, इसे हम लोग कहते हैं डॉर्मेंट कंपनी होना। क्या होना? डॉर्मेंट कंपनी। तो क्या डेफिनेशन है? एक ऐसी कंपनी जो कि फॉर्म और रजिस्टर की गई है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, आज नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में चलेगा ना। इट इज फॉर्म फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट टू होल्ड एन असेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। बोलो क्या? नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, यानी उसमें ज्यादा खरीदा बेची नहीं हो रही, इनकम एक्सपेंसेस नहीं हो रहे, इनकम तो नहीं हो रही। कुछ जो काम भर के एक्सपेंसेस हैं, जैसे हर साल कंपनी का फॉर्म फाइल होता है, ये वो होता है, तो वो सब खर्चे हो रहे हैं नाम भर के, बाकी और कंपनी में कुछ खर्चा नहीं हो रहा, कुछ इनकम नहीं आ रही। इसी कंपनी को हम लोग डॉर्मेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी भी कहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है ना, ROC रजिस्ट्रार के पास में अप्लाई करना पड़ता है कि भैया हमको डॉर्मेंट घोषित कर दो। सर हम क्यों कहेंगे रजिस्ट्रार से हमको डॉर्मेंट घोषित कर दो? क्योंकि उससे बहुत से फॉर्म फाइलिंग का खर्चा बच जाएगा, हमें कुछ रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ROC समझ जाएगा कि भैया तुम्हारी कंपनी सांसें तो ले रही है, जिंदा तो है, लेकिन अभी कोमा में, बाद में जाके जिंदा होगा ना। अरे कुछ समय बाद कोमा से निकलेगा ना, तो फिर तुम वापस से डॉर्मेंट स्टेटस हटा देना, ठीक, लेकिन फिलहाल हमको कोमा में है, घोषित कर दीजिए। डॉर्मेंट कंपनी। अच्छा तो बताओ डॉर्मेंट कंपनी मींस क्या? जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाया गया है और उसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं, यानी कोई मेन खरीदा बेची वगैरह का काम नहीं, पैसे का लेन देन ज्यादा नहीं हो रहा है। इनएक्टिव कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी जो कि कोई भी बिजनेस या ऑपरेशन कैरी आउट नहीं कर रहा है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ है तुम लोग के MCQ में। इनएक्टिव कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो। कितने साल से? पिछले 2 साल से कौन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है और अपना एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहा है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी फाइल नहीं कर रहा है। हर कंपनी को हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, लेकिन वो कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC को फाइल नहीं कर रहा है, एनुअल रिटर्न नहीं भर रहा है, तो भैया कंपनी काहे को लगा करके रखे? उसको क्या घोषित कर देंगे? डॉर्मेंट, इनएक्टिव। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता था कि हम लोग कंपनी का डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करना भूल जाते थे। ठीक है, हम अपनी कंपनी का नहीं बता रहे, हम जैसे जब CA ऑफिस के अंदर में और एक्टिवली इंगेज थे, तो फिर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंपनी का जो एनुअल रिटर्न है या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फाइल करना भूल गए, या कंपनी ने खुद ही अपने पर्टिकुलर्स नहीं दिए, कंपनी वाले ही गैर जिम्मेदार होता था। यूजुअली हम लोग एज प्रोफेशनल्स गैर जिम्मेदार नहीं होते। ठीक है, हम लोग को भैया फीस मिल रही है, हम लोग क्यों सब करेंगे, लेकिन कंपनी खुद ही नहीं दे रही है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कंपनी वाला खुद ही गैर जिम्मेदार निकला, तो उस केस में 2 साल के बाद में अचानक से हम लोग को उस पर एक रेड मार्क दिखाई देता था। कभी कंपनी का आप स्टेटस चेक करोगे, उस पर दिखाई देगा रेड मार्क, उसमें लिखा रहेगा इनएक्टिव। समझ जाओ, बस खेला खत्म। कंपनी को क्या घोषित कर दिया गया है? इनएक्टिव।
ठीक है, डॉर्मेंट घोषित कर दिया गया, ये तो कंपनी ही जिंदा नहीं, आरओसी मान लेते तो कंपनी ही मरने की स्थिति में, ठीक है, और उसको वैसे ही छोड़ दो तो कुछ समय बाद कंपनी उसको वाइंड अप भी करने की नौबत आ जाएगी। अच्छा, जहां पे कंपनी पिछले कितने साल, मेन इंफॉर्मेशन, पिछले कितने साल, 2 साल, अगर पिछले 2 साल से उसने क्या नहीं किया, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न को भी फाइल नहीं किया, ठीक है, रजिस्ट्रार क्या करेगा, नोटिस भेजेगा और उस कंपनी का नाम कहां चढ़ा देगा, डोरमेंट कंपनीज की लिस्ट में। अच्छा, एक डोरमेंट कंपनी के पास में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं पब्लिक कंपनी में, 2 डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में और 1 डायरेक्टर 1 पर्सन कंपनी में। ये तो वैसे ही जैसे नॉर्मल है। अब इसके बाद जो निधि कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी है, एनबीएफसीज है, ये भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, इनको भी चलिए फटाफट कवर अप कर ही लेते हैं क्योंकि हार्डली बस ये 5-10 मिनट के टॉपिक्स हैं। ध्यान से सुनते जाना फटाफट एकदम स्पीड में। निधि कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी जो कि हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग, यानी बचत की हैबिट को कल्टीवेट करने के लिए बनाई गई कंपनी को क्या कहते हैं, निधि कंपनी। ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है, उसी का कंपनी फॉर्म समझ लो क्या, निधि कंपनी, ठीक है। निधि कंपनी क्या करती है, जैसे वहां पे आप थोड़ा पैसा हर कोई मिलाएगा और जिसको पैसे की जरूरत होगी एक बार उसको दे दिया जाएगा, तो एकदम ये बस एक क्लोज ग्रुप के बीच में बनाया जाता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पैसा मिलाओ, जिसको जरूरत है एक बार उसको दे दो। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको जो भी कंप्लायंसेस हैं, जो भी रूल्स हैं, वो सब फॉलो करने पड़ते हैं, करने पड़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के निधि कंपनी से जुड़े हुए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि निधि कंपनी में लोग तो पैसा मिला रहे हैं ना, तो रिस्क है ना। जैसे चिट फंड कंपनी नाम सुना है, उसमें वैसा ही होता है, ठीक है। खैर, उन सब टॉपिक पे भी नहीं जाते हुए, निधि कंपनी किस लिए बनाई गई है, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग। प्रोड्यूसर कंपनी मतलब किसानों की कंपनी, हाँ किसानों की कंपनी। देखो, इट शैल रिलेट टू एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। प्रोड्यूसर कंपनी इन मैटर्स रिलेट करता है, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स। प्राइमरी प्रोड्यूस माने वही किसानी से निकाला गया आउटपुट, समझे क्या। प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, विंटिंग, कैनिंग एंड पैकेजिंग, प्रोड्यूस ऑफ इट्स, यानी उस प्राइमरी प्रोडक्ट का डिस्टिलेशन, उस प्राइमरी प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग से होता है ना, निकल गया लेकिन उसके बाद उसको पैक करना, उसको ग्रेड करना, ये सारी चीजें करना। एजुकेशन प्रोवाइड करना, उससे जुड़ा हुआ, मशीनरी वगैरह सप्लाई करना, उससे जुड़ा हुआ। यानी जो प्राइमरी नेचर की चीजें हैं, जो होता था ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर में इन्वॉल्व हैं, उन कंपनीज को बेसिकली हम लोग कह सकते हैं क्या, प्रोड्यूसर कंपनीज। सिंपल समझ लो कि किसानी से जुड़ी हुई कंपनीज हो गई, या उनके प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई कंपनीज हो गई, वो सारी कंपनीज क्या बन गई, प्रोड्यूसर कंपनीज। बोलो समझे कि नहीं समझे। ऐसी कंपनीज के अंदर, ऐसी कंपनीज को सुनो, सेक्शन 378A पार्ट 1 के अंदर में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। वहां पे बताया गया है कि एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखता है जो कि सेक्शन 378B ऑफ एंड रजिस्टर्ड एज प्रोड्यूसर कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या अंडर कंपनीज एक्ट 1956। यानी इनका जो सेक्शन है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज क्या, 378A, और इनका ऑब्जेक्ट वो होगा जो कि स्पेसिफाइड है कहां पे, 378B। ये सेक्शन नंबर याद रख लेना, 378A। (531) वो 1956 का था, इसीलिए तो तुमको इतना हाईलाइट करा रहे हैं। अब तो लिखो, एनबीएफसी माने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। देखो, फाइनेंस कंपनियां बहुत तरह की होती हैं जो कि पैसे में डील करती हैं। फाइनेंस कंपनियां बहुत तरह की होती हैं जो कि पैसे में डील करती हैं, उसी में एक है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग लेकिन फाइनेंस कंपनी। बजाज फाइनेंस का नाम सुना है क्या? वहां पे आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, करंट अकाउंट खुलवाते हो? नहीं, उसे केवल फाइनेंसिंग लेते हो, असेट फाइनेंसिंग करती है ना, छोटा मोटा लोन वगैरह देती है।
तो वो क्या हो गया, एनबीएफसी। हाउसिंग फाइनेंस का नाम सुना है, वो केवल हाउसिंग लोन देता है। एलआईसी का नाम सुना है, हाँ लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में। तो ये सब क्या है, एनबीएफसी। मुथूट फाइनेंस का नाम सुना है, वो केवल गोल्ड लोन देता है, वो भी क्या है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये सब किसमें आ जाते हैं, एनबीएफसी। जो कि देखना ध्यान से, जो कि बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस में, एक्विजिशन ऑफ शेयर स्टॉक्स जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी, लीजिंग हायर परचेज में इंश्योरेंस कंपनी, चिट फंड बिजनेस कंपनी, ये सारी की सारी कंपनियों को एनबीएफसी कहा जाता है। इज दिस क्लियर? पैकेजिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स उसी में आए। आप कह सकते हो कि हाँ पैकेजिंग स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो चलो अच्छा सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, लेकिन यहां पे समझो प्राइमरी सेक्टर या उससे जुड़ी हुई चीजें, जैसे पैकेजिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। सॉस बनाना उसमें नहीं आएगा, लेकिन समझो उस टमाटर को लेकर के अगर सिंपल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, उसका एक सिंपल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो सब चीजें या उसके लिए उससे जुड़ी हुई मशीनरी अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, जो टमाटर उगाने से जुड़ी हुई, उससे जुड़ा हुआ फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, इन सब चीजों से जुड़ी हुई जो चीजें जो कि डायरेक्टली फार्मिंग से जुड़ी हुई हैं या फार्मिंग खुद, तो फिर उसे हम लोग कहेंगे प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है। आई होप ये आपको टाइप्स ऑफ कंपनी समझ में आया, पक्का? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर में इनकॉर्पोरेशन के बारे में सीखेंगे, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीएसआर, बिजनेस एथिक्स। नॉट मच, बट जैसा कि हमने कहा था 3 क्लासेस, आई विल टेक 2 more क्लासेस, आई विल टेक 2 more क्लासेस, बट वी विल श्योरली कवर अप दिस एंटायर कंपनी लॉ पोर्शन। इज दिस क्लियर? ठीक है, वही क्लियर? और वादा करो कि आप अगली क्लास से पहले, गिव मी अ प्रॉमिस कि आप अगली क्लास से पहले ये टाइप्स ऑफ कंपनीज अच्छे से पढ़ के आओगे, पक्का? थैंक यू सो मच।